Hello everyone, my name is Brijesh Kumar Gupta and welcome to the series of Apache Kafka tutorials. आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटरनल्स ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। सो हम कंज्यूमर ग्रुप के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये देखेंगे कि काफका ने इस कंज्यूमर ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया, कौन कौन से क्लाइंट्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम डिफिनीशन पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं पूरे वीडियो में इसका डिफिनीशन और इसके बेनिफिट्स को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सो कंज्यूमर ग्रुप इज अ लॉजिकल क्वांटिटी इन काफका इकोसिस्टम विच मेनली प्रोवाइड्स पैरेलल प्रोसेसिंग। सो पैरेलल प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? अगर किसी ने कह दिया कि ये 3 क्लाइंट्स हैं जो इस टास्क पे पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 क्लाइंट्स हैं इन्होंने इस टास्क को डिवाइड कर लिया है 3 पार्ट्स में और ये तीनों उस पे पैरेलली एक साथ काम कर रहे हैं। वो जो पार्ट्स डिवाइड किए हैं, एक एक पार्ट एक एक बंदे ने पकड़ लिया है और उन्होंने वो पैरेलली उसको प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, सो Kafka consumer group is a logical entity in Kafka ecosystem which mainly provides parallel processing and scalable message consumption to consumer clients। तो हमें ये समझ में आ गया कि कौन से क्लाइंट्स के लिए बेनिफिशियल है कंज्यूमर ग्रुप का कॉन्सेप्ट। तो वो कंज्यूमर क्लाइंट्स के लिए है। ठीक है, अब स्केलेबल मैसेज कंजम्पशन कैसे करता है यही चीज मैं आगे वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। ईच कंज्यूमर मस्ट बी एसोसिएटेड विद सम कंज्यूमर ग्रुप। सो ये तो हमें पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि जो भी कंज्यूमर है वो किसी ना किसी कंज्यूमर ग्रुप से एसोसिएटेड होना ही चाहिए। ये मैं पहले के वीडियोस में भी बात करते आ रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है मेक श्योर देयर इज नो डुप्लीकेशन विद इन कंज्यूमर्स हु आर पार्ट ऑफ द सेम कंज्यूमर ग्रुप। सो ये बोल रहा है कि ऐसा ना हो कि जो कंज्यूमर ग्रुप का कॉन्सेप्ट है ये मेक श्योर करता है कि जो मैसेजेस का डुप्लीकेशन ना हो। लाइक एक मैसेज जो एक कंज्यूमर ने रिसीव किया वही दूसरे कंज्यूमर ने भी रिसीव कर लिया। ऐसे कंज्यूमर जो सेम कंज्यूमर ग्रुप में लाई करते हो, विच आर पार्ट ऑफ द सेम कंज्यूमर ग्रुप। ठीक है, सो अब मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं आगे? मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे ये स्केलेबल मैसेज कंजम्पशन करता है। दूसरा, ऐसा क्या है इसके अंदर, ऐसा किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया गया कंज्यूमर ग्रुप के कॉन्सेप्ट को कि डुप्लीकेशन अलाउ नहीं हो पाती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम इस चीज को। अब कंज्यूमर ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें पहले एक टॉपिक क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई टॉपिक और उसके 3 पार्टीशंस बनाते हैं। ठीक है, सो अगर कुछ ऐसा करेंगे तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, P0 पार्टीशन, P1 पार्टीशन और P2 पार्टीशन। ओके, सो ये एक टॉपिक क्रिएट हो गया विद 3 पार्टीशंस। अब हम क्या करते हैं? अब हम एक कंज्यूमर स्टार्ट करते हैं C1। ओके, हर एक कंज्यूमर किसी कंज्यूमर ग्रुप से एसोसिएटेड होता है, तो इसको भी हम एक कंज्यूमर ग्रुप से एसोसिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं माई ग्रुप। सो माई ग्रुप एक कंज्यूमर ग्रुप है जिसके अंदर ये C1 मेंबर है। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ये C1 इस टॉपिक को सब्सक्राइब करेगा तो ये इंटरनली क्या होगा? अभी फर्स्ट टाइम पे ये तीनों ही पार्टीशंस को सब्सक्राइब कर लेगा। सो जो भी मैसेजेस तीनों पार्टीशंस में वो सारे इस C1 को जा रहे होंगे। ठीक है, सो अभी C1 ने टॉपिक को सब्सक्राइब किया, माई टॉपिक को। उसे नहीं पता है कि अंदर कितने पार्टीशंस हैं और ये सब, उसने बस टॉपिक को सब्सक्राइब किया। तो इंटरनली क्या हो रहा होगा कि वो तीनों पार्टीशंस को सब्सक्राइब कर रहा होगा। ओके, अब हम एक दूसरा कंज्यूमर स्टार्ट करते हैं C2। ठीक है, और उसे भी किसी न किसी कंज्यूमर ग्रुप से एसोसिएट होना है, तो हम उसे देते हैं सेम कंज्यूमर ग्रुप, माई ग्रुप। सो C1 भी माई ग्रुप से एसोसिएटेड था और C2 भी माई ग्रुप से एसोसिएटेड है। ओके, सो अब देखो यहां पे क्या होता है। जैसे ही ये इस टॉपिक को, माई टॉपिक को सब्सक्राइब करेगा, वैसे ही क्या हुआ? देखो ये पार्टीशंस जो थे वो क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 2 पार्टीशन C1 को मिल गए, 1 पार्टीशन C2 को मिल गया। अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है 2 पार्टीशन C2 को मिले, 1 पार्टीशन C1 को मिले। ठीक है, सो जब C2 अभी ज्वाइन नहीं किया था तब सारे तीनों पार्टीशन C1 के पास थे। जैसे ही C2 ने ज्वाइन किया, एक पार्टीशन उनमें से या फिर पार्टीशंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इन दोनों कंज्यूमर्स के बीच में। ओके, सो ये हम देख रहे हैं ना कि पैरेलल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। सो एक ही टॉपिक को ये कंज्यूमर्स ने डिवाइड कर दिया कि ये पार्टीशन मैं देखूंगा, ये पार्टीशंस मैं देखूंगा। ठीक है, सो डिफिनीशन में कंज्यूमर ग्रुप के यही था ना कि पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, अब लेट सपोज कि हम तीसरा कंज्यूमर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसका नाम है C3। तो अब गेस करो क्या होगा? और उसका भी कंज्यूमर ग्रुप हम सेम ही देते हैं। सो कंज्यूमर ग्रुप तीनों का ही सेम है। तो अब क्या होगा? अब ये देखो
इससे पहले क्या था कि दो पार्टीशन C1 को असाइन थे, एक पार्टीशन C2 को असाइन था। जैसे ही C3 आया और उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी माई टॉपिक को सब्सक्राइब करना है, और वो C3 भी सेम कंज्यूमर ग्रुप का पार्ट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कंज्यूमर्स है वो सेम कंज्यूमर ग्रुप के पार्ट है, ठीक है। सो तुरंत क्या हुआ, वो सारे जो पार्टीशन है वो वापस से डिस्ट्रीब्यूट हुए और वो एक एक पार्टीशन तीनों का असाइन हो गया। ओके, ये जो पार्टीशंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना कंज्यूमर्स में, इसी ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं हम लोग कंज्यूमर ग्रुप रीबैलेंसिंग। क्या बोलते हैं हम इसे? कंज्यूमर ग्रुप रीबैलेंसिंग। इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा कि ये प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन से एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें, ठीक है। अब एक और चीज करते हैं, लेट सपोज एक और कंज्यूमर हम स्टार्ट करते हैं C4, ओके, और उसको भी हम एक कंज्यूमर ग्रुप देते हैं, उसको भी हम सेम कंज्यूमर ग्रुप के अंडर डालते हैं। सो माई ग्रुप, माई ग्रुप, माई ग्रुप एंड माई ग्रुप। सो चारों ही कंज्यूमर जो है वो सेम कंज्यूमर ग्रुप के पार्ट है। सो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये C4 जो है वो आइडल बैठा रहेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि इसे कोई भी पार्टीशन असाइन नहीं होगा। ओके, सो जो पैरेलल प्रोसेस, अब यही एक कॉन्सेप्ट है काफका में कि काफका पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे अलाउ करता है कंज्यूमर्स को। वो इस तरीके से कि टॉपिक जो है उसके जितने भी पार्टीशंस है, जो भी पार्टीशंस है, उन पार्टीशंस को एक कंज्यूमर ग्रुप को दे देता है। कभी भी एक पार्टीशन को दो कंज्यूमर्स में नहीं असाइन करेगा। मैं फिर से बोलता हूं, काफका ये मेंटेन करता है कि जो एक पार्टीशन है वो कभी भी दो कंज्यूमर्स के पास ना जाए, अगर कंज्यूमर सेम कंज्यूमर ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। सो इससे क्या होता है, मैसेजेस का डुप्लीकेशन नहीं होता। कि लेट सपोज कि अगर C4 जो है वो भी P2 को, अगर C4 भी P2 को सब्सक्राइब कर लेता तो P4 में जो मैसेजेस है वो C3 को भी जा रहे हैं और C4 को भी जा रहे हैं, तो मैसेजेस का डुप्लीकेशन हो जाएगा, राइट। C3 को भी जा रहे हैं और C4 को भी जा रहे हैं। सो जो कंज्यूमर ग्रुप है, अगर कोई माई ग्रुप, इसके अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनमें से किसी भी कंज्यूमर को सेम मैसेज नहीं मिलेगा दोबारा। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे डुप्लीकेशन अलाउ नहीं हो पाता है। ओके, सो लेट सपोज, अब अच्छा एक बात करते हैं हम। लेट सपोज कि ये जो था C1 था, इसने पार्टीशन P0 का 10 मैसेज कंज्यूम कर लिया था और पार्टीशन P1 का 12 मैसेजेस कंज्यूम कर लिए थे। ओके, अब जैसे ही C3 आया, उसने ज्वाइन रिक्वेस्ट, उसने बोला कि मुझे भी इस टॉपिक को सब्सक्राइब करना, और वो भी सेम कंज्यूमर ग्रुप का पार्ट है। तो हुआ क्या, तुरंत क्या होता है, ये सब कुछ ब्लॉक हो जाता है, जो मैसेज कंजम्पशन है वो ब्लॉक हो जाता है कुछ देर के लिए। और ये जो डिटेल्स हैं, राइट, कि C1 ने 10 मैसेजेस P0 पार्टीशन के कंज्यूम किए हैं, P1 के 12 मैसेजेस किए हैं, वैसे ही C2 ने लेट सपोज कि 15 मैसेजेस कंज्यूम किए हैं P2 के। ओके, C2 ने वो P2 पार्टीशन के 15 मैसेजेस कंज्यूम किए। ये सारा इंफॉर्मेशन काफका हमेशा स्टोर करके रखता रहता है। किसमें स्टोर करके रखता है? वो कंज्यूमर ऑफसेट्स में, राइट। कंज्यूमर ऑफसेट्स नाम का एक टॉपिक होता है जो मैंने पहले के वीडियोस में दिखाया था। ओके, कंज्यूमर अंडरस्कोर ऑफसेट्स ऐसा करके कुछ होता है टॉपिक, जिसके अंदर वो ये इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन से कंज्यूमर ग्रुप ने कौन से कंज्यूमर्स ने कितने कितने मैसेजेस किस पार्टीशन के कंज्यूम कर रखे हैं। तो जैसे ही C3 आया, उसने जैसे ही रिक्वेस्ट बोला कि मुझे भी माई टॉपिक को ज्वाइन करना है, तो अभी ये जो मैसेजेस कंज्यूम होते हैं ना, ये यहीं पे रुक जाएंगे। ओके, अब जैसे ही C3 आया, वो C3 वापस 0 से नहीं स्टार्ट करेगा। जैसे ही C3 आया, वो क्या करेगा, वो इसको ज्वाइन, ये P2 पार्टीशन को ज्वाइन करेगा, राइट। सो इसने कितना, यहां पे कितना था, 10 था, यहां पे कितना था, 12 था, यहां पे कितना था, 15 था, राइट। सो अभी क्या हुआ, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसमें ये C1 जो है वो 10 से मैसेजेस पढ़ना स्टार्ट करेगा, C2 जो है वो 12 से मैसेजेस पढ़ना स्टार्ट करेगा, और C3 जो है वो 15 से मैसेजेस पढ़ना स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि C3 ने इस पार्टीशन को ज्वाइन किया तो ये 0 से पढ़ना स्टार्ट कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। C3 जो है वो 15 से पढ़ना स्टार्ट करेगा। तो इससे मैसेज डुप्लीकेशन नहीं होता है। ओके, और कंडीशन ये है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं वो सेम कंज्यूमर ग्रुप को बिलोंग करने चाहिए। सो बहुत सारी चीजें हो गई इसमें। कैसे पैरेलल प्रोसेसिंग अलाउ करता है काफका कंज्यूमर क्लाइंट्स के लिए, तो वो इस कंज्यूमर ग्रुप के कॉन्सेप्ट से, अगर सेम कंज्यूमर ग्रुप के अंदर मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं और वो किसी टॉपिक को सब्सक्राइब करते हैं तो उनके पार्टीशंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हर एक कंज्यूमर को। एक पार्टीशन हमेशा किसी एक ही कंज्यूमर को असाइन होता है, दो कंज्यूमर्स को एक पार्टीशन कभी नहीं असाइन होता है। ओके, ये बात हम ध्यान में रखेंगे। अब ये जो प्रोसेस था इसको क्या बोलते थे, कंज्यूमर ग्रुप रीबैलेंसिंग, ठीक है। सो इस प्रोसेस को देख लेते हैं, कंज्यूमर ग्रुप रीबैलेंसिंग क्या है।
सो डिफिनीशन एक बार हम इसे पढ़ते हैं. सो कंज्यूमर ग्रुप रीबैलेंसिंग, द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टीशंस to the consumers within a same consumer group is known as consumer group rebalancing. ठीक है, सेम कंज्यूमर ग्रुप के अंदर जो कंज्यूमर्स है उनमें पार्टीशंस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, इसी प्रोसेस को कहते हैं कंज्यूमर ग्रुप रीबैलेंसिंग. अब ये कंज्यूमर ग्रुप रीबैलेंसिंग कब कब हो सकता है, किस किस केस में होगा? सो सबसे पहला, अ कंज्यूमर ज्वाइनिंग द ग्रुप, जैसा कि हमने अभी देखा. ठीक है. दूसरा, अ कंज्यूमर लीविंग द ग्रुप. अब जैसे ही कोई कंज्यूमर लीव करता है, लेट सपोज कि इसमें जैसे मान लेते हैं कि ये C2 लीव करता है, ओके, क्रैश हो गया या कुछ भी हो गया, C2 शट डाउन हो गया. ठीक है. अब क्या होगा, वापस से सब कुछ रुकेगा, वापस से रीबैलेंसिंग होगा और अब जो ये C2 है ये इस C4 को असाइन हो जाएगा. ओके. सो यही होता है. सो जब कंज्यूमर लीव करता है तब भी रीबैलेंसिंग होता है. इफ पार्टीशंस आर एडेड टू द टॉपिक which these consumers are interested in. So मतलब अगर इस my topic के अंदर अगर हम पार्टीशन ऐड कर देते हैं एक और, so यहाँ पे अगर एक और पार्टीशन ऐड होता है तो फिर से रीबैलेंसिंग होगा, राइट. सो वो रीबैलेंसिंग होगा, वो वापस से C4 को जाएगा अगर C4 खाली है तो. अगर C4 खाली नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन्हीं तीनों चारों कंज्यूमर्स में. ओके. फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ अ पार्टीशन गोज इन ऑफलाइन स्टेट. तो इसके बारे में बात करते हैं. इफ अ पार्टीशन गोज इन ऑफलाइन स्टेट, सो लेट सपोज कि ये जो था, ठीक है, इसमें से P1 पार्टीशन ऑफलाइन हो गया. ठीक है, किसी तरीके से कुछ हुआ, जिस ब्रोकर का ये पार्ट था P1 वो ब्रोकर ही डाउन हो गया, तो ये पार्टीशन P1 ऑफलाइन स्टेट में चला गया. अब इसके ऑफलाइन स्टेट में जाने से क्या होगा, इसमें मैसेजेस आएंगे नहीं. ठीक है. सो तुरंत ये कंज्यूमर जो है वापस से रीबैलेंसिंग होगी और ये कंज्यूमर जो है C1 वो इस पार्टीशन को सब्सक्राइब नहीं कर रहा होगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो ऑफलाइन स्टेट में चला गया. ओके. सो कंज्यूमर ग्रुप रीबैलेंसिंग कितने केसेस में होता है, जब कोई कंज्यूमर ज्वाइन करता है, या फिर जब कोई कंज्यूमर रिमूव होता है. ठीक है. या फिर थर्ड, जब कोई पार्टीशन ऐड होता है टॉपिक में, जिस टॉपिक में वो कंज्यूमर्स इंटरेस्टेड थे. और चौथा, जब कोई वो पार्टीशन ऑफलाइन स्टेट में जाता है. ओके. ये बात इतनी समझ में आ गई हमें. ठीक है.